हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपने सिलेबस अपना एटलीस्ट एक बार कंप्लीट कर लिया होगा और अब आप अपने रिवीजन फेज में आ चुके होंगे। और जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको आरजीएस 2025 की प्रिपरेशन करनी चाहिए प्री एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हम उस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी टाइमलाइन बताई थी कि कब तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, कब आपको रिवीजन चालू करना है, कब आपको मॉक देना स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीजें हम उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम उस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं तो अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार। अब जो रिमेनिंग डेज है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम टाइम पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। एटलीस्ट ट्वाइस आपको अब सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। देखो एटलीस्ट ट्वाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब आप ऑलरेडी उस सिलेबस को अच्छे से कवर कर चुके हो तो अब आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब जब आप इस सिलेबस को एटलीस्ट ट्वाइस रिवाइज कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपकी आंखों के सामने से सिलेबस जब बार बार निकलेगा तो एमसीक्यू के अंदर गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो इस रीजन की वजह से आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम जो है रिवाइज करना है। अगर 2 से ज्यादा बार रिवाइज कर पा रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट 2 बार तो आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए। और उसी के साथ ये जो हमने पीवाईक्यू सीरीज जो आप लोगों के लिए स्टार्ट की हुई हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, ये वीडियोस आपको जरूर देखने चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जब आप अब रिवाइज करोगे किसी भी सब्जेक्ट को तो वो कौन सा एरिया है जहां पे आपको मैक्सिमम फोकस रखना है अपना, और वो कौन सा एरिया है जहां पे आप थोड़ा सा लाइटली काम को कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प करती है रिवीजन में। जब आपके सामने पीवाईक्यूज हैं, कौन से सेक्शन है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से वो एक्ट है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तब आपको रिवाइज करने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा स्पीडली रिवीजन होगा और उससे आपके 27 जुलाई को मैक्सिमम रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में जो हम 2 एक्ट कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके अलावा हम जो दूसरा एक्ट कवर करने वाले हैं वो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, तो ये 2 एक्ट हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जैसा आपको पता है हम 2013 से हमने अपना डेडलाइन सेट की थी, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था वो 2015 में पूछा गया था, तो इसलिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं 2015 से। और अपन ने लास्ट 2 क्लास में डिसाइड किया है कि अपन 40 सेकंड का टाइम पीरियड रखेंगे इनिशियल क्वेश्चंस के अंदर, और बाद में इस टाइम को 30 सेकंड पे लेके आएंगे, और लास्ट के कुछ सेक्शंस में अपन क्या करने वाले हैं, इस टाइम को 20 सेकंड्स पर लेके जाएंगे। यानी कि 20 सेकंड्स के अंदर हमको क्या करना होगा, इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड जो देना है वो है 20 सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। पहला क्वेश्चन, हु एज पर सेक्शन 2(1) ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट is a juvenile in conflict with law. A juvenile who is alleged to have committed an offence and has not completed 18 years of age as on the date of commission of such offence. फिर उसके बाद committed offence has not completed 12 years of age. देखो एज को आपको हाईलाइट करना है। ओके, टाइम अप। आई होप अभी तक आपको आंसर पता चल गया होगा। सीधी सी बात है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आप क्या करते हो, 18 ईयर की आपने डेडलाइन सेट की हुई है। जो एज की जो लिमिट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो क्या है, 18 ईयर से। तो ऑब्वियस सी बात है इसका करेक्ट आंसर यही होने वाला है। अब देखो इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बनाया जा सकता है। डिफिकल्ट कैसे बनाया जाएगा, आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों के अंदर 18 ईयर्स ऑफ एज लिखी हुई होगी, और एक के अंदर होगा कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, दूसरे के अंदर यहाँ पे कमीशन ऑफ सच ऑफेंस की जगह वो क्या कर देंगे, एप्रीहेंशन ऑफ दैट चाइल्ड। या फिर चलो चारों ऑप्शन में ही उन्होंने 18 ईयर्स ऑफ एज रख दिया है, लेकिन क्या क्या है, एक के अंदर कमीशन ऑफ सच ऑफेंस रख देंगे, एक के अंदर एप्रीहेंशन रख देंगे, एक के अंदर रख देंगे जिस दिन आपने बच्चे को प्रेजेंट किया उस दिन, और लास्टली या तो नन ऑफ द अबव कर देंगे या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर क्या कर देंगे उसके अंदर ये लिख देंगे कि भैया जिस दिन जजमेंट आए, जिस दिन ऑर्डर आए उस दिन उसकी एज क्या है। तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बनाया जा सकता है वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है
कि जो एज आपको काउंट करनी है ना, किस दिन काउंट करनी है, डेडलाइन क्या है, कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, उस दिन उसकी एज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चाहे आपने उसको एप्रीहेंड किया हो 4 साल बाद, 5 साल बाद, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आपने उसे एप्रीहेंड किया, अगर उस टाइम पे एज लिमिट क्रॉस कर चुका है तो उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आप उस इंडिविजुअल को क्या ही बोलने वाले हो, ये जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इज नॉट करेक्ट। One or more juvenile justice board shall be constituted by the state government for every district. Each juvenile justice board shall consist of metropolitan magistrate or a judicial magistrate and 2 social workers of whom at least one shall be a woman. The order passed by JJ board in absence of any member at any stage of proceeding shall be invalid. Power of JJ board may also be exercised by the High Court or the Court of Session when the proceeding come before them in appeal, revision or otherwise. टाइम अप। चलो देखते हैं, ये ऑप्शन एकदम सही है, सही है मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अपन को तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट, ई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शेल बी कंसिस्ट ऑफ एमएम जेएम एंड 2 सोशल वर्कर्स, ये भी होता है, ये भी होता है, ये पूरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद द ऑर्डर पास बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग शेल बी इनवैलिड। ओके, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साफ साफ आपको एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि अगर जब प्रोसीडिंग चल रही है और कोई भी ऑर्डर पास किया गया है तो डजंट मैटर कि कोई भी मेंबर एब्सेंट है, वो जो आपका ऑर्डर है वो वैलिड ही कंसिडर किया जाएगा। जस्ट बिकॉज कोई मेंबर एब्सेंट है उस ऑर्डर को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, चीज समझ में आ गई है। ओके, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3। अब 2015 में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको अब देखना है कि आने वाले ईयर्स में भी क्या सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, क्या 2-2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, या 4 पूछे जा रहे हैं, 5 पूछे जा रहे हैं, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक ही मतलब 2-2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब +-1 चलता है, लेकिन क्या ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, 2 से सीधा जंप कर गया 5 पे, या सीधे जंप कर गया 6 पे या 4 पे, या फिर गायब भी हो गए क्वेश्चन। तो अब आपको ये देखना है, ओके, और ये भी देखना है, देखो दोनों ही क्वेश्चन आपसे इनिशियल सेक्शंस में पूछे गए, इनिशियल सेक्शंस से, ठीक है। अब चलते हैं 2016 पे के ऊपर। अपन अंडर सेक्शन 212 ऑफ जेजे एक्ट, चाइल्ड मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, इसमें तो 40 सेकंड का 10 सेकंड का काम है आपका ये। ओके, टाइम अप। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑब्वियस सी बात है, ये है 18 ईयर्स। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 18 ईयर्स, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है, आपको पता होगा ये वाली, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस? द सीजेएम, हाई लेवल कमिटी consisting of executive chairperson of the state legal service authority, district magistrate, chairperson of human right commission। अगेन इसमें अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इजी बना सकते हो, कंपेरेटिवली ये इजी हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से। कैसे होगा अभी अपन देखते हैं। लास्ट फ्यू सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। अब देखो इस पूरे एक्ट के अंदर आपने ये अगर कंडीशन अप्लाइड कि आपने एटलीस्ट ये एक्ट ढंग से 1 या 2 बार पढ़ा है, ठीक है, तभी आप एलिमिनेशन मेथड लगा पाओगे। किसी भी क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ये भी जरूरी होता है कि एटलीस्ट आपको उस एक्ट के बेसिक पता हो। तो जब आपने वो एक्ट पढ़ा होगा तो ये दोनों जो चीज़ है ना, ये आपको ऐसा कहीं देखने को मिलेगी नहीं, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा कि ये दोनों चीज़ें कहीं देखने को मिलेगी नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे जो चीज़ें ना वो इन पे फॉल करती है फिर, ठीक है, यानी कि 2 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं।
अब आपको ये थोड़ा सा मतलब समझना चाहिए कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाला जो पूरा काम है, ठीक है, पूरा काम है वो एक जुडिशियल प्रोसेस है ना। आप उसको सॉरी क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई अक्यूज आ रहा है, फिर उसके अगेंस्ट मतलब उसकी रिगार्डिंग आप डिसीजन ले रहे हो कि आप उसको क्या करना चाह रहे हो, किसी फिट फैसिलिटी में भेजना है, फिट पर्सन के पास भेजना है, क्या करना है, मतलब वो डिसीजन ले रहे हो। तो मोस्टली ये काम क्या हुआ आपका क्वाजी जुडिशियल हुआ। और उसके अलावा फिर आपको ये भी देखना है कि अच्छा कि क्या इस मैटर को हम चिल्ड्रंस कोर्ट के सामने भेजना चाहते हैं या फिर नहीं भेजना चाहते। तो ये सारी चीजें जब डिसाइड की जा रही है तो आपको क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग करनी है। तो वहां पे मोर और लेस ये सारे काम जब क्वाजी जुडिशियल हो रहे हैं और उनकी पेंडेंसी है कि नहीं, ये सारा जो ध्यान रखने का काम होगा किसका होगा, सीजेएम का होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं तो उनका एज सच जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता है एज सच, नॉर्मली अब नहीं होता है। तो इस रीजन की वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी टेक्निकल चीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप इतना भी डिटेल में नहीं जाओगे तो भी मैं मान के चलता हूं कि आपने ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया होगा। तो 50-50 तो आपके चांस वैसे भी बन रहे होंगे। तो 4 ऑप्शन में से तुक्का मारने से अच्छा एटलीस्ट 2 ऑप्शन में से एक तुक्का मार लो, है ना। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो आपको एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाना है। ट्रस्ट मी, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन के अंदर आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही देते हो। एक तो होगा ही होगा, 2 भी कर दोगे तो जैसे 2 क्वेश्चन एलिमिनेट होंगे वैसे आपके करेक्ट आंसर गैस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करना है, बिल्कुल ब्लाइंड तुक्के नहीं मार रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। आपको कैलकुलेटेड जो है रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड तुक्के मार रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपन 2017। अब देखो 2016 में भी 2 क्वेश्चन आए, 2015 में भी 2 क्वेश्चन आए, और ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो इनिशियल जो सेक्शंस हैं उनके अंदर से पूछे जा रहे हैं। यानी कि इनिशियल सेक्शन में वो मान के चल रहा हूँ जो आपका डेफिनेशन क्लॉज हो गया, जे बोर्ड वाली जो प्रोसीडिंग हो गई और कमिटी वाली प्रोसीडिंग हो गई, उसके बाद जो है अडॉप्शन वाली प्रोसेस हो गई, इनको मैं सेकंड पार्ट मान के चलता हूँ। तो उस पार्ट में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इनिशियल पार्ट में से वहीं से क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहे हैं। ओके, तो ये अभी तक हमने 2 चीजों को नोटिस किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे जा रहे हैं और उसके अलावा इनिशियल सेक्शन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चलते हैं हम 2017 में, रीड करो और आंसर दो। 40 सेकेंड्स आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। अब देखो ये लास्ट 2 क्लासेस से हो रहा है कि जब भी अपन कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि इनिशियल एक्ट में वो सॉरी इनिशियल पेपर्स में ये हो रहा है तो अगला ही पेपर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। ठीक है, कैसे गड़बड़ कर रहा है, अभी तक हमने देखा कि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या हो रहा है, इनिशियल सेक्शन से पूछा जा रहा है। अब यहां पे आप देखो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये इनिशियल सेक्शन में से नहीं आया, ये पीछे वाले सेक्शन में से आया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कि जब भी अगर आपको कोर्ट को या फिर बोर्ड को एज डिसाइड करनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द स्कूल या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपैलिटी, इसको रेफर करेंगे। और जब ये पॉसिबल नहीं है तब वो जाएंगे ऑसिफिकेशन टेस्ट के ऊपर, है ना। ये आपको लेटर पार्ट ऑफ द एक्ट में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो देखो पहला जिंक्स तो यही हो गया कि जो हम देख के चल रहे थे कि इनिशियल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरा चेंज हो गया। उसके बाद देखो 4 क्वेश्चन है, मैंने वही बोलता ना 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो सारी चीजें उल्टी हो गई है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। अब देखो यहां पे पूछा जा रहा है मे नॉट बी पास्ड, ठीक है। अब देखो इन चीजों को आपको पेपर में अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीजें अंडरलाइन नहीं करोगे तो चांसेस है कि आप ये क्वेश्चन गलत कर दो, ठीक है। तो ध्यान में होना चाहिए आपको कि आप एक्चुअल में सेलेक्ट कर क्या रहे हो। तो यहां पे बोला जा रहा है कि कौन सा वो ऑर्डर है जो पास नहीं कर सकते, है ना। डायरेक्ट द चाइल्ड टू अटेंड द स्कूल, ये कर सकते हैं। डायरेक्ट द चाइल्ड टू अटेंड अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये कर सकते हैं। सेंटेंस द चाइल्ड टू इम्प्रिजनमेंट टिल हट, ये तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। डायरेक्ट द चाइल्ड टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस, ये सारे कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है ये, क्योंकि आपको क्या करना था कि वो ऑप्शन ढूंढना था जो पनिशमेंट जो ऑर्डर वो वहां पे पास नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखो वापस अपन पीछे वाले पोर्शन को छोड़ के कहां पे आ गए हैं, आगे वाले ऑप्शन पे आ गए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। A children's court trying a child in conflict with law for a heinous offense is not empowered to hold trial of a child as an adult, hold inquiry of the child as a juvenile justice board, sentence the child to imprisonment for term of 10 years, send the child to a place of safety till he attains the age of 21 years। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होने वाला है। देखो फिर से मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं कि आपको सेलेक्ट क्या करना है इसमें। देखो ऑब्वियसली इसका आंसर भी यही होने वाला है, इसका यही होने वाला है। आप उसको इम्प्रिजनमेंट में नहीं भेज सकते हो, ठीक है। जब भी कोई बच्चा जो है वो 18 साल से कम का है तो उसको आप जो है इम्प्रिजनमेंट में नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हो, इम्प्रिजनमेंट ग्रांट कर रहे हो, कितना 10 साल का। तो ये ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रीड करो, क्योंकि मैं रीड करता हूं तो आपका 25-30 सेकंड उसी में निकल जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लो रीड करता हूँ ताकि आप सब उसको समझ पाओ। लेकिन आपको एग्जाम की तरह रीड करना है जल्दी जल्दी, है ना। तो इसलिए रीड करो, आप आंसर दो। ओके, टाइम अप। तो चलते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे, है ना। अब देखो इट में, यानी कि आपको ये देखना है कि वो कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा ऑर्डर पास कर सकते हैं। कमिट द केस टू द सेशन कोर्ट, आते हटा दो इसको, क्योंकि सेशन कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। इवन दो जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो सेशन कोर्ट वाले मतलब कैडर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज ली गई है वो है चिल्ड्रंस कोर्ट। तो सेशन कोर्ट को आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे ये हट गया। ट्राई द चाइल्ड एज पर द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी, जे बोर्ड के पास ये पावर ही नहीं है, ये हट गया। रिटर्न द चार्जशीट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर प्रेजेंटेशन द कोर्ट कंसर्न, ये भी हट गया, ठीक है। ट्रांसफर द केस टू द चिल्ड्रन कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन अडल्ट, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देखो यहां पे और यहां पे आंसर सेम है, लेकिन बात क्या आ गई है, सेशंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे सेशन कोर्ट उन्होंने ये वर्ड यूज में ले लिया है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया, है ना। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो गया अपने 2017 के क्वेश्चन। अब देखो टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, जो ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन से तो ज्यादा है, लेकिन हमने देखा 4 में से 3 क्वेश्चन तो अभी भी इनिशियल पोर्शन से पूछे गए और फर्स्ट एक क्वेश्चन है जो पीछे से पूछा गया। तो यानी कि अभी भी आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि वो सारे प्रोविजंस जो जे बोर्ड एंड चिल्ड्रंस चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इनसे डील कर रहे हैं, वो सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है अभी तक, है ना। तो ये हमने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे उनको एनालाइज करके ये चीज निकाली। अब चलिए चलते हैं आगे कि यही होता है नहीं होता। चलते हैं 2019 में, रीड करो और आंसर बताओ।
थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी नहीं। अगर आपने बैरेट को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर देखते ही क्लिक हो जाएगा, आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने पढ़ा और पढ़ते आप सीधे जाने वाले हो इसे करेक्ट आंसर पे, आपको बाकी ऑप्शन देखने की भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर ऊपर से देख लोगे काम हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमने सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पे कुछ प्रिजम्पशंस देखे हैं। इस सेक्शन 3 में कुछ प्रिजम्पशन है जो आपको लेके चलने पड़ते हैं। तो सेक्शन 3 के अंदर कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ कि कौन से सिनेरियो में आपको वो प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि कोई भी बच्चा अगर जेजे बोर्ड के सामने आता है, ठीक है, कोई भी बच्चा है जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ डील किया जा रहा है, तो वहां पे आपको सेक्शन 3 वाले प्रिजम्पशन लेने ही पड़ेंगे। किसी भी सिचुएशन में कोई एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आपको कहां पे प्रिजम्पशन नहीं लेना है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि 3 ऑप्शन जो होंगे जिसमें सिचुएशन दी होगी कि यहाँ हम इस प्रिजम्पशन को जो है रिजेक्ट कर देंगे, वो तीनों ऑप्शन गलत होने वाले हैं। इसलिए मैंने बोलता ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप इसका सीधा आंसर ही गैस करने वाले हो, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रीड करो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो अपन 40 सेकंड की स्पीड से चलो 2019 वाले सारे पेपर अपन 40 सेकंड में करते हैं, बाकी फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन अपन 30 सेकंड में करेंगे। ओके, टाइम अप। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, अपॉन क्लोजिंग द trial is the following option is available to the trial court in such a situation. Home advice after advice or admonition drop the proceeding and release the child from custody forthwith to direct child to be released. इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने अच्छे से इस एक्ट को पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे सेक्शन 15 सॉरी सेक्शन 14, 15, 18 ये सारे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। उससे पहले अभी आपने देखा सेक्शन 3 से भी क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा देखोगे सेक्शन 4 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 12 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये कुछ सेक्शंस है जो अपन ने अभी तक निकाले हैं या फिर मुझे लग रहा है कि आगे सेक्शंस आने वाले हैं। तो ये कुछ सेक्शंस है जो आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी अभी मैंने बोला था कि सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है और अगला ही क्वेश्चन जो है सेक्शन 12 से आ गया है ना। बेल कब ग्रांट की जाएगी, कब नहीं की जाएगी। ओके, टाइम अप। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है अपन देख लेते हैं। सच पर्सन इज सीनियर्स ऑफ एंड द चाइल्ड हैज बीन ऑर्डर्ड टू बी ट्राइड, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है, वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द चाइल्ड में कम इनटू एसोसिएशन। ये ग्राउंड है बेल डिनाई करने का, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। आपका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। सेक्शन 12 में 3 ग्राउंड दिए हुए हैं कि कब आप बेल डिनाई कर सकते हो। तो देखो सेक्शन 12 का क्रक्स क्या है, मैं क्विकली आपको समझा देता हूं कि सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग आपको बेल ग्रांट करनी पड़ेगी, लेकिन 3 ही ऐसी सिचुएशन है जब आप बेल डिनाई करोगे। यानी कि यहां पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको बेल देनी पड़ेगी। ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जहां पे आप बेल डिनाई कर सकते हो, डजंट मैटर कितना भी। अब देखो यहाँ पे उसने हीनियस ऑफेंस कर दिया, ठीक है, फिर भी उसे बेल मिल जाएगी, लेकिन हाँ इन 3 सिचुएशन में उसे बेल नहीं मिलेगी। ओके, तो ये है आपकी 2019। आप देखो 2019 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और तीनों क्वेश्चन क्या है, इनिशियल पोर्शन से पूछे गए। 3 क्वेश्चन और तीनों ही इनिशियल पोर्शन से, यानी कि फिर से वही बात निकल के आई कि इनिशियल सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं 2021 पर। यहां पे आपको मिलने हैं 30 सेकेंड्स।
बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेसिक, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखो इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। आपने अगर जे बोर्ड पढ़ा होगा तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने अगर कॉमन सेंस लगाया, कॉमन सेंस भी कब, जब आपने पूरा एक्ट ढंग से पढ़ लिया ना उसके बाद। देखो पूरे एक्ट में आपको ये चीजें, इनको किसी भी तरह की कोई पावर ऐसा देखने को मिलेगी नहीं आपको, है ना, कि कुछ पावर है। हाँ ज्यादा वो कर सकते हैं कि अगर उनके सामने कोई भी बच्चा आया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर पर्सन के सामने, जैसे फिट पर्सन के वहां पे आप भेज सकते हो, है ना, तो इस टाइप के छोटे मोटे ऑर्डर वो कर सकते हैं। बाकी वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करने का मतलब है कि पूरे बच्चे का ध्यान रखना कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ पर वो उसको आपने रुकवाया हुआ है, क्या वो सही कंडीशन में रह रहा है नहीं रह रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के ऊपर आ जाती है। तो ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पुलिस वालों को इस पूरे एक्ट के अंदर नहीं देते हो, तो इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओहो बहुत ही ज्यादा बेसिक, देखो फिर से सेक्शन 3 से क्वेश्चन आ गया, फिर से सेक्शन 3। मुझे लग रहा है बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन ऐसा करते हैं 30 सेकंड से अब शिफ्ट करते हैं 20 सेकंड के ऊपर, या फिर चलो 25 पे शिफ्ट करते हैं, पहले 5वां सेकंड कम कर दें। 30 सेकंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इनमें, तो 30 की जगह अपन क्या करने वाले हैं, हम 25 करने वाले हैं। तो पहले तो इसको मैं 25 पे सेट कर देता हूँ। हाँ देखो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 16। टोटल 16 प्रिजम्पशन देखने को मिलेंगे आपको सेक्शन 3 के अंदर, है ना। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर किसी को डिफिकल्टी आई होगी, है ना। तो सेक्शन 3 अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो वहीं से क्वेश्चन आया वापस से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये आ गया पीछे वाले पोर्शन से, है ना, सेकंड क्वेश्चन है अभी तक ये सिर्फ जो पीछे वाले पोर्शन से पूछा जा रहा है। ओके आई होप आप सभी ने इसका आंसर अभी तक गैस कर लिया होगा, लगा लिया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो अपन 2021 के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें पहला ही ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपको पीछे से पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत है, ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत है। यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, सेकंड अपील। देखो सेकंड अपील फाइल नहीं करती है, लेकिन 101 के अंदर ये दिया हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसके अगेंस्ट में अपील जाती है, लेकिन वो फर्स्ट अपील होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि सेशन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील तो जाती है लेकिन वो फर्स्ट अपील होती है, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई ऑर्डर पास किया है अपील में तो उसकी सेकंड अपील नहीं जाएगी। ये आपको साफ साफ देखने को मिलता है सेक्शन 101 सबसेक्शन 3 के अंदर, वहां पे मना किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टाइम अप। देखो अगेन ये वाला पीछे वाले पोर्शन से, यानी कि इस वाले साल मतलब 2021 में इन्होंने बैलेंस्ड पेपर बनाने का ट्राई किया। 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 2 इनिशियल पोर्शन से, 2 पीछे वाले पोर्शन से, यानी कि यहाँ पे 50-50 मामला रहा। लेकिन अगर आप ओवरऑल अभी तक जितने भी अपन ने पेपर सॉल्व किया उसकी स्कीम देखोगे तो क्या है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इनिशियल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इनिशियल में भी क्या, सेक्शन 14, 15, 18 तक अभी तक अपन लास्ट गए,
18 के आगे भी नहीं बढ़े, 18 तक अपन लास्ट गए। ओके, तो चलिए चलते हैं 2024 में। ठीक है, यहां पे अपन वही 25 सेकंड लेने वाले हैं। ओके, देखिए अब देखो वही होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं वैसे जिंक्स लग जाता है, अगला ही क्वेश्चन कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल पोर्शन से पूछा गया नहीं पूछा गया, पहले तो मुझे बताओ, ये इनिशियल पोर्शन से नहीं पूछा गया, मिड पोर्शन से पूछा जा रहा है। तो अभी तक मिड पोर्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन अब पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 2015 से लेके 2024 आ चुका है, सॉरी 2024 आ चुका है। तो जो अच्छे क्वेश्चन थे, जहाँ प्रोविजन आपके रेलेवेंट प्रोविजन है, वो काइंड ऑफ एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो अब क्या करना चालू किया जा रहा है कि भाई रैंडम क्वेश्चंस पूछो किसी भी सेक्शन से। लेकिन अभी तक आपने 2024 से पहले देखा फिक्स्ड एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस रीजन की वजह से आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है, बाकी उसके अलावा तो क्या करना है आपको, मेन जो अपना एरिया है उसके ऊपर ही फोकस करते हुए चलना है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मिड पोर्शन से पूछा जा रहा है कि भैया यहाँ पे आपसे पूछा गया अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट Which of the following statement is wrong? फिर से देखो wrong statement आपसे पूछा जा रहा है। The prospective adoptive parent shall be physically fit, financially sound, mentally alert and highly motivated. Obviously ये statement तो सही है। In case of couple the consent of, ये भी सही है। A single male is eligible to adopt a child, ये statement एकदम गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, लास्ट क्वेश्चन 2024 का। ओके, टाइम अप। देखो अगेन इनिशियल पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी है, डेफिनेशन क्लॉज से पूछा जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वो बच्चे, ठीक है, जो 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं लेकिन 21 साल की उम्र अभी तक क्रॉस नहीं किए हैं, और उन्होंने क्या किया है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल केयर में जिनको रखा हुआ था वो छोड़ के वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको अपन जो टर्म यूज में लेते हैं वो है आफ्टर केयर, है ना। आफ्टर केयर यानी कि 18 साल तक आप क्या करते हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उनको डिफरेंट फैसिलिटी में रखवाते हो ताकि वो जो है उनकी देखभाल हो सके, उनके ऊपर ध्यान रखा जा सके, उनकी जितनी भी जरूरत है उनको पूरी की जा सके। लेकिन 18 साल के बाद अब उन्हें जाना पड़ेगा। ओके, तो ये है अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जितने भी पीवाईक्यू हमने सॉल्व किए। तो उससे क्या बात निकल के आई, पहली बात, मोर और लेस 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है जब 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। दूसरी चीज, इनिशियल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि टिल सेक्शन 18 तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, और उसका जो पीछे वाला पोर्शन है, अपील वाला हो गया, ऑफेंस वाला चैप्टर हो गया, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। बीच वाले पोर्शन को आप थोड़ा लाइटली लेके चल सकते हो। डेफिनेशन क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मैंने कुछ सेक्शन अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, वो सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे। छोटा एक्ट है तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, टाइम पीरियड और कम करें, 20 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के। ओके, चलते हैं। देखो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन है, 20 सेकंड, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है। देखो इसका वैसे तो करेक्ट आंसर ये है, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं है। क्यों? एक तो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, दूसरी बात माइनर एक्ट का है, तीसरी बात इस एक्ट में सेक्शन 6 के जजमेंट जो है बच्चे पढ़ के जाते हैं या कुछ बेसिक जजमेंट पढ़ के जाते हैं। ये वाला जजमेंट कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। मैं ये नहीं बोला कि ये बहुत इधर उधर का जजमेंट है, नहीं, जजमेंट इंपॉर्टेंट है। बस मैं इतना आपको जो है पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ
कि ये क्वेश्चन काफी लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि माइनर एक्ट और जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए कई बच्चे माइनर एक्ट के जजमेंट को इतना अच्छे से कवर नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए 2013 में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब चलते हैं अपन 2015 के ऊपर। ओके, टाइम अप। यहां पे देखो ये जो है ये प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी नहीं होती है, उसके अलावा सुपरवाइज प्रोबेशनर प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी एंडेवर टू फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, ये उसकी ड्यूटी होती है। टू एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन कॉस्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट, ये ड्यूटी होती है। टू इंक्वायर इनटू द सर्कमस्टांस और होम सराउंडिंग ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ये ड्यूटी होती है। तो ये तीन तो प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखो 2015 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया। चलो चलते हैं 2016 में। टाइम अप। ठीक है, 2016 का ये क्वेश्चन है। अगेन देखो अपन देखते हैं, सबसे पहले 2016 में दो क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि अभी तक क्या हो रहा है 2013 और 15 के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वहीं पे 2016 में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि हल्का सा पैटर्न चेंज हुआ। ओके, और आपने ध्यान दिया हो तो 2016 जो अपना जेजेक्ट में भी 2 साल बाद, यानी कि 2015 2016 के बाद 2017 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 2 साल 2013 2015 ये दो जब पेपर हो गए, तो उसके बाद 2016 के अंदर इन्होंने एक के बजाय दो क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर जो इसका होने वाला है, वो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट डी एंड ए है वो करेक्ट है। अब अपन देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इम्पोज ऑफ द ऑफेंडर अंडर सेक्शन 5 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कैन बी रिकवर्ड एज फाइन, बिल्कुल सही है ये। उसका देनो एंड ऑन फेलियर टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एंटर्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 द कोर्ट इज एट डिस्क्रिशन टू सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर ओरिजिनल ऑफेंस और टू इम्पोज पेनल्टी अप टू ₹50। बिल्कुल सही, ये जो दोनों स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, टाइम अप। यहां पे देखो जो रूल बनाने की जो पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, लेकिन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही क्या हो सकता है, वो रूल्स बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2017 के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या है, डायरेक्ट द ऑफेंडर टू फर्निश बेल एंड बॉन्ड्स, ये ऑर्डर किया जा सकता है। डायरेक्ट ऑफेंडर टू पे कम, ये बिल्कुल किया जा सकता है, तो सेक्शन 5 से रिलेटेड है। डायरेक्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 12 अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 क्या बोलता है कि अगर आपको हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर रिलीज किया अंडर सेक्शन 3 और 4, तो ऐसी सिचुएशन में आपके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर इंपोज नहीं की जाएगी। लेकिन उसके प्रोवाइजो में दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको एक बार रिलीज किया गया लेकिन उसके बाद ओरिजिनल ऑफेंस के लिए अगर आपको पनिश कर दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में अब सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन क्या बोलता है, डायरेक्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट द कन्विक्शन शैल नॉट हैव। कन्विक्शन का मतलब क्या है
कि आपने क्या किया है कि उसको पहले एडमोनिशन पे छोड़ा या फिर प्रोबेशन पे छोड़ा, उसके बाद आपने फिर से उसे कन्विक्ट कर दिया, तो भैया प्रोविजन यही, प्रोवाइजो यही बोलता है इसका कि अगर आपने उसको कन्विक्ट कर दिया, चाहे पहले आपने उसे प्रोबेशन पे क्यों ना छोड़ा हो सॉरी, प्रोबेशन पे क्यों ना छोड़ा हो, एडमोनिशन पे क्यों ना छोड़ा हो, आपने अगर उसको रिकन्विक्ट कर दिया, यानी कि वापस से उसने अगर कोई भी बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल नहीं की है या कोई दूसरी सिचुएशन की वजह से उसका कन्विक्शन क्या कर दिया गया, अपेल्ड किया गया, उसका जो प्रोबेशन का ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दिया गया या एडमोनिशन का ऑर्डर है उसे कर दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब अगर आप उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए पनिश करते हो तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होने वाला है, आपको सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 12 का प्रोवाइजो बोलता है साफ साफ, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना इस प्रोवाइजो के उल्टी बात बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, अब आपको करेक्ट आंसर ये टिक करना है, ठीक है, ये टिक करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहां पे एज दी गई है, अगेन ये मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, ये आपके सेक्शन 6 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है, और वहां पे दिया हुआ अगर 21 साल से छोटा कोई इंडिविजुअल है जिसको आप पनिश कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसको वो प्रोबेशन पे छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आपको अपने स्पेशल रीजन लिखने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत बेसिक है, देखो पीओ एक्ट बहुत बेसिक है, लेकिन आप देख रहे हो हर साल उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2017 के अंदर 2016 में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन उसके अलावा एक एक क्वेश्चन पूछा गया। अब हम देखते हैं क्या आने वाले साल में क्या कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, 2 क्वेश्चन का या फिर एक क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं 2019 में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, टाइम अप। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए अपन इतना कर चुके हैं, तो एक ट्राई अपन ये कर लेते हैं, आपका काम थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देते हैं। ऐसा करते हैं अपन 15 सेकंड लेके चलते हैं। आई नो कि ये बहुत बहुत कम टाइम है, लेकिन देखिए प्रैक्टिस करने से ही तो कुछ चीजें आप अचीव कर पाओगे, तो क्यों ना प्रैक्टिस करके देख लिया जाए इसके भी कि क्या आप 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो जितना टाइम आप इजी क्वेश्चंस में बचाओगे उतना ही टाइम आप इन्वेस्ट कर पाओगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर। इसीलिए चलो देखते हैं कि क्या आप 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, है ना। चलते हैं हम 2021 के अंदर। चलिए देखो ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो साफ साफ, इसमें तो आपको 15 सेकंड क्या 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए थे। टाइम अप, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। वापस से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। चलते हैं 2021 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पढ़ के कई बच्चों को लगा होगा कि ये क्वेश्चन गलत है। क्यों लगा होगा, देखो ये 3 ऑप्शन तो साफ साफ जो है आपको सेक्शन 3 के अंदर दिए हुए, है ना। लेकिन अब ये जो है ना प्रीवियसली रजिस्टर्ड केसेस, वहां पे क्या लिखा है, प्रीवियस कन्विक्शन जो है पॉइंट आउट किया गया है। प्रीवियस कन्विक्शन को आपको कंसीडर करना होता है, ना कि प्रीवियस एक्विजिशन। तो यहां पे बात की जा रही है नंबर ऑफ प्रीवियस रजिस्टर्ड केसेस, तो यानी कि यहाँ पे एक्विजिशन की बात की जा रही है, ना कि कन्विक्शन की। तो ऐसी सिचुएशन में आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं 2024 के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ये जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है,
कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, लेकिन हाँ सर्टेन सर्कमस्टांस में कोर्ट जो है क्या कर सकते हैं, उसका सब्सटेंस बता सकते हैं उस रिपोर्ट का। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए हमने दोनों एक्ट सोल्व किए, इन दोनों एक्ट को सोल्व करके आपको एक चीज समझ में आई होगी कि भैया इन दोनों एक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बिफोर 2018 जिसका प्री 2019 में हुआ था, चाहे ये उससे पहले वाली वैकेंसी हो 2013, 15, 16, 17 और उसके बाद आपकी ये हो गए 2013, 15, 16 एंड 17, इन 4 साल की वैकेंसी देख लो, क्योंकि उसके अंदर पुराना सिलेबस था जो मोर और लेस अभी वाले सिलेबस से मैच खाता है। उसके बाद 2019 के अंदर प्री हुआ, 2021 में प्री हुआ, 2024 में प्री हुआ, 3 वैकेंसी आई। तो जब आप इन सब वैकेंसीज को सम अप करते हो तो आपको समझ में आएगा कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेजेएक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रोबेशन से 1 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो आपको इस तरीके समझ में आया कि ये जो हमारे एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट है, इनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ ये भी समझ में आया जेजेएक्ट जो इतना बड़ा एक्ट है उसमें एक स्पेसिफाइड एरिया ही है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और प्रोबेशन एक्ट तो बहुत छोटा है, तो इसमें ऐसा आपको एरिया आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज की हमारी क्लास के अंदर जेजेएक्ट को और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको इन दोनों एक्ट का ओवरव्यू मिल गया होगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको सारी चीजें करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एक्ट्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। गुड बाय।